हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञान बॉक्स चैनल पर। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है आपका क्लास 9th का चैप्टर साउंड। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे कि साउंड होता क्या है इस चैप्टर में। उसके बाद हम ये जानेंगे कि साउंड किस टाइप की वेव होती है। उसके बाद एम्पलीट्यूड और पिच क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो साउंड होता है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, और इनके फिर रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें रेंज ऑफ हियरिंग कि मतलब कहाँ से कहाँ तक कौन सा ऑर्गेनिज्म सुन सकता है किस फ्रिक्वेंसी के साउंड को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साउंड की बात करते हैं। साउंड क्या होता है जी? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको ईयर में कुछ सेंसेशन हो रही है और आपको कुछ सुनाई दे रहा है, दैट इज़ साउंड। ठीक है, आप सॉन्ग सुनते हैं, ये भी एक तरीके का साउंड ही है। मम्मी पापा की गालियाँ सुनते हैं अगर आप कोई काम अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड। पबजी वाले जो म्यूज़िक बजता है पीछे मज़े में और बुलेट के साउंड आते हैं, वो भी एक तरीके का साउंड ही है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ प्रोडक्शन ऑफ साउंड अकर। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे प्रोपगेशन कैसे होता है। देखिए, साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, फिर वो आएगा कैसे आपके कानों तक। ठीक है, प्रोपगेशन, तो वो दोनों चीज़ें हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो होता है वो अकर करता है आपका वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, कोई भी बॉडी जब वाइब्रेशन में होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है? मान लीजिए कोई चीज़ ये स्टेशनरी रखी थी, ठीक है, अब ये अगर टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे से मोशन करने लग जाए अपनी मीन पोजीशन से, जहाँ ये रखी थी पहले, दैट इज़ मीन पोजीशन। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे से मूव करने लग जाए तो हम इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो अगर ये ऐसे हिलने लग जाए तो इसी को हम कहेंगे वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, ये फॉर्क है एक, है ना, और आपने यहाँ से स्ट्रिंग से कोई एक बॉब अटैच कर दिया और बॉब को ऐसे छोड़ दिया, ये आके यहाँ इसको हिट करेगा ग्रेविटी की वजह से। जैसे ये हिट करेगा तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे मोशन में कर रही है, ये आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये वाइब्रेशन में बॉडी, तो ये साउंड को प्रोड्यूस करेगी। सेम ऐसे ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है फॉर्क, ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन तो हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी थी, इसने साउंड को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ। मान लीजिए यहाँ पर कोई रिसीवर है, रिसीवर मतलब लिसनर जो सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो गया, मगर वो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा? ठीक है, उसके लिए होता क्या है, देखिए जी, हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है कि साउंड वेव जो होती है उसको हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। साउंड वेव आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव क्या होता है? इस टाइप की वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, अब मीडियम क्या होता है? आपने बेसिकली मैटर जो है अपना पदार्थ, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये जो तीनों मैटर के फेज़ हैं, ये क्या हैं? ये आपके मीडियम की तरह बिहेव कर सकते हैं, यानी साउंड सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। तो ये तीनों जो हैं ये मीडियम हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ से ये साउंड आपका ट्रैवल करके रिसीवर के पास तक जाएगा, तो वो जाएगा कैसे? यहाँ पर इसके सराउंडिंग में एयर प्रेजेंस है। ठीक है,
एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं। अब ये वाइब्रेटिंग बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी, ठीक है। तो जब वो इधर की तरफ आएगी तो यहाँ के जो इसके फ्रंट में एयर मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये कंप्रेस करेगी, यानी ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर फोर्स पड़ी है तो ये अपनी फोर्स को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे आगे के मॉलिक्यूल्स पे, ये और आगे ट्रांसफ़र कर देंगे और ये वाले और आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ये जो साउंड यहाँ प्रोड्यूस हुआ था ये एयर के मॉलिक्यूल्स जस्ट अपने आगे वालों को इनको ट्रांसफ़र करते रहेंगे और ये यहाँ पे लिसनर को सुनाई देगा फिर साउंड, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ ट्रैवल करके चले जाते हैं, नहीं, वो अपने जस्ट आगे वाले को ट्रांसमिट करते हैं उस साउंड एनर्जी को, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी टू द ईयर्स, ठीक है। यानी वो अपने आप ट्रैवल नहीं करते हैं, वो जस्ट अपने आगे वाली को पास ऑन करते रहते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। बाकी आप प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को यहाँ डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे समझा दिया आपको। ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, उसकी वजह से ये जो इसके आगे के मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के ये कंप्रेस होते हैं और ये फिर आगे इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं सो दैट लिसनर कैन लिसन। मान लीजिए अगर यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल नहीं होते, यहाँ पर वैक्यूम होता, ठीक है, तो कोई भी चीज़ नहीं होती यहाँ पर इस साउंड को ट्रैवल कराने के लिए, तो ये साउंड इस लिसनर तक नहीं पहुँचता, ठीक है, इसके पास तक ये साउंड नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर कोई मीडियम अगर नहीं होता, वैक्यूम होता तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा इस पिक्चर में कि होता क्या है कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए आपके सारे ये, ठीक है। पहले क्या होगा, ये मीन पोजीशन पे होंगे, मीन मतलब आपके इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सारे ये, ठीक है, जब तक कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, ठीक है, ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंसेस। बट जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ, देखिए यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं सब पास पास आ गए, यहाँ वाले दूर दूर हो गए, फिर यहाँ वाले पास पास, यहाँ वाले दूर दूर। एक्चुअल में होता क्या है, जब ये इसको पुश करता है तो ये वाले पास आ जाते हैं, फिर ये बैक फ्रो मोशन करता है तो ये पीछे वाले जो यहाँ के होंगे रेयर फ्रैक्शन में चले जाते हैं। एक्चुअल में ये वाली चीज़ आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, तो यहाँ पे एक रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, फिर ऐसे आगे। तो यानी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे चलता रहता है, ठीक है, एक कंप्रेशन फिर एक रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि जितनी बार ये टू एंड फ्रो ऐसे 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 होता रहेगा उतने ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो साउंड एनर्जी है वो ऐसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी और यहाँ पे एक लिसनर होगा और उसको ये साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होते हैं ये एक्चुअल में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ही एक वेव है, ठीक है। जो साउंड वेव होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए ये आपके सामने जो वेव दिख रही है, यहाँ पे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्प्रिंग है ये हमें ये शो कर रहा है कि एयर के मॉलिक्यूल्स अनडिस्टर्ब्ड हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ही कोई साउंड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ के मॉलिक्यूल कंप्रेस, यहाँ के दूर दूर, यहाँ फिर कंप्रेस, यहाँ फिर दूर दूर, यहाँ कंप्रेस, दूर दूर, कंप्रेस, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। तो ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है ये ही आपकी वेव है, एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। अब इसमें आपकी वेव की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी वेव की यही है, और ये जो वेव बन रही है ये चीज़, ये इसकी डायरेक्शन भी यही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, वेव की डायरेक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ वेव दोनों ही पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल मोशन होता है इनका, ठीक है। और एक दूसरे टाइप की वेव होती है उनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, उसमें वेव का डायरेक्शन ये होती है और जो वेव का मोशन होता है वो ऐसे होता है अप एंड डाउन, मतलब ऐसे अप डाउन। ये जैसे आप वाटर में कभी ऐसे पॉन्ड में पत्थर मारेंगे तो वेव ऐसे ही तो निकलती है, पानी ऐसे ऐसे जा करके डाउन हो जाता है, वो ट्रांसवर्सल वेव होती है। मगर आप लोगों के बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि कई बार आप लोग ऐसे वेव बनाते हैं साउंड वाले चैप्टर में भी, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में ये वेव नहीं होती है साउंड वेव, ये एक पिक्टोरियल व्यू दिखाया जाता है। ये जो आपने ये ऊपर की तरफ बनाया ये शो करता है हमारा कंप्रेशन को, इस चीज़ को, और ये जो आपने नीचे की तरफ बनाया है ये शो करता है हमारे रेयर फ्रैक्शन को, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपको अपनी नोटबुक में तो दिखाना है ना, तो साउंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन और इसको नीचे वाले को रेयर फ्रैक्शन,
और ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये मीन पोजीशन मतलब अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये देखिए ये हमारा रह गया था, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ये मैंने बात करी थी आपसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई ना कोई मीडियम आपको साउंड को चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ मैकेनिकल वेव। अगर इसमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड आपकी ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको समझ लेते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक ग्लास जार है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिकल बेल्ट सेट कर दी है, यहाँ से कनेक्शंस दे दिए हैं इसको। ठीक है, और ये एक वैक्यूम पंप के थ्रू हम इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑल एयर यहाँ से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखिए होगा क्या कि जब आप ये सारी एयर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जार के अंदर। ठीक है, जार के अंदर कोई भी एयर नहीं रहेगी तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब जब आप स्विचेस को ऑन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से ये वाइब्रेट तो करेगी बेल, बट बाहर आपको जार के बाहर यहाँ पे लिसनर को साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ साउंड प्रोपगेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है ही नहीं। ठीक है, नो एयर, तो बिना एयर के यहाँ से वाइब्रेशन यहाँ तक नहीं आएंगी और यहाँ पे नो साउंड। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इस एक्सपेरिमेंट से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। यहाँ पर हमें समझना है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और स्पीड क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है रियल वेव, जो साउंड वेव होती है रियल में ऐसी होती है। एयर के मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पर पास पास, यहाँ दूर दूर, फिर यहाँ पास पास। देखिए टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये आगे ये पीछे, फिर ये पीछे ये आगे। तो यही एक्चुअल में वेव है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम फॉर्म में, कि आपने पास पास लाइनें बना दी, यहाँ दूर दूर कर दी। ठीक है, ये जो है ये वेव नहीं है, ये खाली इसका रिप्रेजेंटेशन है, वेव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप नोटबुक में आप बनाओगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको ये सोचना है कि ये वाली लाइन तो हमारी क्या बता रही है, ये वाली लाइन हमारी बता रही है एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, मतलब जब एयर के मॉलिक्यूल एकदम अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे थे, जब कोई साउंड नहीं था। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में एयर की डेंसिटी कितनी थी, वो ये लाइन बता रही है। जैसे ही कंप्रेशन होगा तो इनके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे एयर के। ठीक है, अगर पास पास आ जाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये कम जगह में ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे एयर के। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पर देखिए दूर दूर चले गए एयर के मॉलिक्यूल, तो दूर दूर जाने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका और मास कम हो जाएगा, क्योंकि कम एयर के मॉलिक्यूल हैं तो उस केस में डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब डेंसिटी बढ़ती है तो ये जो ये है ना, ये वाली लाइन, ये आपकी डेंसिटी शो कर रही है। किसकी डेंसिटी? एयर की डेंसिटी और प्रेशर कह सकते हो आप एयर का, ये लाइन शो कर रही है। तो जब आप मीन पोजीशन से ऊपर जाओगे तो कंप्रेशन इसको शो करेगा, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये रेयर फ्रैक्शन को शो करेगी। ये कंप्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन। तो ये कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है नोटबुक में आपको वेव दिखाने का। ठीक है, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये वाली साउंड वेव नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, कि ये आपका एक कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा एक कंप्रेशन से एक रेयर फ्रैक्शन ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल एक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ऐसे ले सकते हो एक साइकिल। ठीक है, या फिर एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक, या फिर एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक, ये एक साइकिल होती है। और ये एक साइकिल की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा या फिर वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ मैं आपको अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ये इक्वल होती है, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ। आप ये जो टॉपेस्ट पॉइंट होता है वेव का, इसको बोलते हैं क्रीस्ट। तो एक क्रीस्ट से अगले क्रीस्ट की जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप मेज़र करेंगे तो ये भी वेवलेंथ के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर आप एक ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं थ्रो, यहाँ से लेके एक थ्रो से दूसरे थ्रो को मेज़र करेंगे तो भी ये लैम्डा के बराबर आएगा, वेवलेंथ के बराबर।
या फिर आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप एक इस मीन पोजीशन से अगली मीन पोजीशन तक का भी डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तो ये भी लैम्डा के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी मेज़र कर सकते हैं लैम्डा। ठीक है, तो एक साइकिल जो कंप्लीट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, वेव लेंथ के बाद एक टर्म आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए ये एक साइकिल हो गई। ठीक है, दिस इज वन साइकिल। अब एक सेकंड में कोई भी साउंड की वेव कितनी साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है, मतलब कितने बार रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कर रही है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 20 हर्ट्स। हर्ट्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक सेकंड में 20 साइकिल्स, किसकी, इसकी, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, यानी कंप्रेशन रिएक्शन की 20 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं इन वन सेकेंड। इसी को हम कहेंगे 20 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। अगर 2000 आएगी फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि 2000 टाइम्स क्रीस्ट एंड दो, यानी 2000 टाइम्स एक सेकंड के अंदर ये अप एंड डाउन, मतलब एक कंप्रेशन रिएक्शन हो चुका है। अगर मैं कहूँगा कि 2 फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स कि एक सेकंड में एक साइकिल और एक दो साइकिल कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन आता है, देखिए दिस इज नॉट वी, इट इज़ न्यू, इसको पढ़ा जाता है न्यू। ठीक है, एन यू, न्यू, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, 1 टाइम। ठीक है, ये एक रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एसआई यूनिट जो होती है, इसको पर सेकंड, टाइम की तो सेकंड होती है। ठीक है, तो इसको हम पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पर सेकंड भी बोलते हैं, और यू कैन से इट एज हर्ट्स। ठीक है, एच इज एज हर्ट्स। अच्छा, ये जो मीन आपकी जो एवरेज डेंसिटी थी, इससे जो ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस होता है मैक्सिमम कंप्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये अप साइड में भी जितना जाता है उतना ही डाउन साइड में जाता है, आप इसको भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसको ही कंसिडर करते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने बता दिया, लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है लो पिच और हाई पिच साउंड की। तो पिच क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में इसने कितनी साइकिल कंप्लीट करी, एक और एक, दो। ठीक है, तो दो साइकिल कंप्लीट करी इतने टाइम में, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसने खूब सारी साइकिल कंप्लीट करी है। देखिए 1 2 3 4, खूब सारी है ना। तो इसके कंपैरिजन में ये लो फ्रीक्वेंसी है और ये वाला हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन तो देखिए दोनों का सेम है ना। यहाँ से यहाँ की लेंथ को अगर मैं टाइम कंसिडर कर रहा हूँ, तो देखिए दोनों का टाइम तो सेम है, बट इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा है और इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स केवल 2 हैं। तो ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो गया और ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। देखिए लो फ्रीक्वेंसी साउंड को ही हम लो पिच्ड साउंड भी बोलते हैं, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है उसकी पिच भी उतनी कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा होती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी अगर आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी पिच भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है टर्म लाउडनेस। ठीक है, कि कौन सा साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है या कम लाउड है, ये हमें पता चलता है एम्पलीट्यूड से। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, इसमें भी 3 साइकिल। ठीक है, और अगर इस वाले लेंथ को आप एज अ टाइम कंसिडर करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम में सेम साइकिल कंप्लीट हो रही है। दैट मीन्स कि सेम फ्रीक्वेंसी के दोनों साउंड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, बट यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड इतना है। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये लो एम्पलीट्यूड का साउंड है, और इसको मैं कह सकता हूँ ये हाई एम्पलीट्यूड का साउंड है।
तो जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो साउंड उतना लाउडर होता है, जिसका एम्पलीट्यूड जितना कम होता है वो साउंड उतना सॉफ्ट होता है या कम लाउडर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन अपने पास आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब आपकी वेव इधर कितना जा रही है, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर हम वेव लेंथ में कहें और टी इज़ द टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या मैं ये जो रिलेशन है आपका लैम्डा अपॉन टी, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t। ठीक है, और ये 1/t जो है अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, यानी स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये एक रिलेशन देखिए यहाँ पर बन गया, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। इसका यूज़ करके अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड दिए और फ्रीक्वेंसी दिए तो आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी है तो आप तीसरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई रिलेशन दिया जाएगा ना, उसमें आप हमेशा ऐसा ही वैल्यूज़ पुट किया कीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा यूनिट पुट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। देखिए किलोवर्ट जब भी आता है ये रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो है मेरी 2000 हर्ट्ज़। 2 किलोहर्ट्ज़ मतलब 2000 हर्ट्ज़। वेवलेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया, देखिए वेवलेंथ लेंथ है ना एक तरीके की, वेवलेंथ इज़ व्हाट, वेवलेंथ इज़ अ लेंथ। ठीक है, और लेंथ को हम लोग हमेशा मेज़र करते हैं, लेंथ को हम लोग हमेशा मेज़र करते हैं मीटर्स में। तो ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर होती है, तो 35 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 0.35 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स को भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1.5 की इंटू आप 1000 से कर दीजिए, किलो वर्ड है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई थिंक 1500 मीटर्स में। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि 1500 मीटर को ट्रैवल करने में आपकी साउंड वेव को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ आपके पास है 2000, फ्रीक्वेंसी है आपकी सॉरी वेवलेंथ है आपकी है, माफ़ कीजिएगा इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, करेक्ट कर लेते हैं। वेवलेंथ है आपकी यहाँ पर 0.35 और फ्रीक्वेंसी है आपकी 2000। आप इनका प्रोडक्ट करेंगे आपका आएगा 700, और आपने एसआई यूनिट्स यूज़ करी हैं तो आपका आंसर भी एसआई यूनिट्स में आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, और आपसे डिस्टेंस कितना पूछा है, इस डिस्टेंस पूछा उसने कि 1500 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। अब हमारे पास रिलेशन होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस है 1500 मीटर्स और स्पीड है आपके पास 700, इसको आप डिवीज़न करेंगे तो 2.1 सेकेंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।